तो आप सबसे पहले मतलब मुझे लगता है कि मैंने यूपीएससी टॉपर्स की जो कॉपी थी, मैंने उनको देखा कि वो किस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा सबके लिए मैंने हिस्ट्री के लिए घटना चक्र फ़ॉलो किया था। घटना चक्र मैंने हिस्ट्री, साइंस सब सब्जेक्ट में फ़ॉलो किया था। और टेस्ट बहुत ज़्यादा थे, डेली एक टेस्ट बनाएँ और उसको एनालाइज़ करें। अभी सबसे बेनिफिशियल यही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। तो उसी की सीरीज में आज हमारे सामने 69 बीपीएससी सेलेक्टेड स्मृति भारद्वाज मैम है। मैम का सिलेक्शन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि मैम का जो है माध्यम हिंदी रहा है और इस बार टॉप 10 में सभी कैंडिडेट हिंदी माध्यम के रहे हैं। सबसे आप लोग की मोटिवेशन वाली बात है। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम स्मृति भारद्वाज है और मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सो मैम, अभी आपका सिलेक्शन हो ही गया, मतलब कैसा फीलिंग हो रहा है? थोड़ा ये बताइए। अभी कॉल वगैरह आ रही होंगी, तो मतलब वो मोटिवेशन पल कैसा रहा जिस दिन रिजल्ट आया? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद से ही लोगों के बहुत मैसेजेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लोगों का इतना अटेंशन मिल रहा है। और सबसे मेन चीज़ तो सिलेक्शन हो गया है, तो काफ़ी रिलीफ फ़ील हो रहा है कि जी, हो गया है फाइनली। जी, बिल्कुल। मैम, जैसे थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे जिस दिन रिजल्ट आया शाम को, उस टाइम की फीलिंग क्या रही? आपके मम्मी-पापा की और भी जो रिलेटिव्स हैं? सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया था तो मैंने मम्मी को कॉल किया। जी, तो उसके बाद से ही मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी। और उसके बाद से ही फिर लोगों के कॉल आना चालू हुए। तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और सब लोग बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है सब लोग। स्पेशली जब मम्मी-पापा खुश होते हैं तो काफ़ी अच्छा जी, लगता है। बिल्कुल मैम। थोड़ा-सा हम आपसे जानेंगे कि अभी तक आपका एकेडमी बैकग्राउंड क्या रहा और क्या क्वालिफ़िकेशन रहा? मैंने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ जी, और फिर ये मेरा दूसरा प्रयास था इसमें। जी। थोड़ा-सा हम मैम आप जानेंगे कि जैसे आपने बताया कि ओनली ग्रेजुएशन करके इस प्रयास में लग गई, तो कब से तैयारी कर रही थी? ग्रेजुएशन में जब थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बीपीएससी सिविल सर्विसेज में आना है। जी, तो जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद। जी। ये बीपीएससी में आपका दूसरा प्रयास रहा, माध्यम हिंदी रहा। यस सर। जी, कोई कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक यह सफलता हासिल की? ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से ही किया है मैंने, जैसे जीएस, लेकिन एसए के लिए मैंने क्लास किया था। जी, अ, यहीं पटना में कोचिंग किया था मैंने, 10-15 दिन का बस वर्कशॉप था वो। तो जी, वो मैंने गाइडेंस लिया था, मैंने जो भी टीचर्स है यहाँ पे, तो गाइडेंस लिया था प्रॉपर। जी मैम। जैसे ये भी बताइए कि मतलब फर्स्ट प्रयास में जो क्या मिस्टेक रही जिससे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? तो उसमें आप कहाँ इम्प्रूव किया इस पिछले बार बीपीएससी में? लास्ट ईयर मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू इंटरव्यू में मुझे थोड़े कम मार्क्स मिले थे। तो हुँ, मेरी जो भी मिस्टेक्स थी मैंने उन पे काम किया। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद से मैं मेंस में भी और इंटरव्यू दोनों में जो भी कमियां थी मैंने उनको एनालाइज किया और उसके बाद से ही उस पर वर्क करना शुरू कर दिया था। और जी, फिर जब इस बार इंटरव्यू दिया तो फिर खुद में इम्प्रूवमेंट करके दिया तो हो गया। जी। तो थोड़ा-सा हम मैम जानेंगे कि अभी आप तैयारी चल ही रही है आई होप कि इस बार 17 बीपीएससी में बहुत सारे छात्र अपीयर हो रहे हैं और पोस्ट भी इस यस। सबसे ज़्यादा है। यस। तो अभी आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मात्र 15 दिन बचे हैं, तो किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर हो और किन बातों पर ध्यान रखें, रिवीजन के कैसे करें? चूँकि अब लास्ट टाइम है और बस केवल 15 दिन बचे हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। जो भी आपने सोर्स फ़ॉलो किया है उसी को बस रिवाइज़ करें, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की अभी कोशिश ना करें। जी, और टेस्ट बहुत ज़्यादा दें, डेली एक टेस्ट बनाएँ और उसको एनालाइज़ करें। जी, अभी सबसे बेनिफिशियल यही है। जी। मैम, ये बताइए जैसे प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम होते हैं, थोड़ा जो आपने बुक लिस्ट रिसोर्सेज फॉलो किया था, उसके थोड़ा डिटेल में बताइए, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। तो जैसे इसमें जो मेन सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो जी, एक है करंट अफेयर्स जी, और एक है हिस्ट्री जी। और एक है साइंस स्ट्रीम। साइंस है। जी, तो जी, तो जैसे इसमें जो मेन सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो जी, एक है करंट अफेयर्स जी, और एक है हिस्ट्री जी। और एक है साइंस स्ट्रीम। साइंस है। जी, तो जी, करंट अफेयर के लिए मैंने फॉलो किया था, एक एडुटेरिया की मैगजीन आती है, जी, 1 ईयर की मैगजीन आती है, बिहार और इंडिया जी, वाला, नेशनल इंटरनेशनल दोनों के लिए मैंने वो फॉलो किया था। जी, बिल्कुल। इसके अलावा मैंने यूट्यूब वीडियोस से भी किया था जी, और न्यूज़पेपर द हिंदू फॉलो किया था मैंने। जी, करंट अफेयर्स में बस इतना ही था।
और हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, जी, तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया था। जी, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए आर.एस. शर्मा की बुक है, जी, एनसीईआरटी की है, उसको फॉलो किया। और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके लिए महेश बर्णवाल की बुक आती है, जी, उसको फॉलो किया। बस इतने को ही मैंने बार बार रिवीजन किया। इसके अलावा सबके लिए मैंने हिस्ट्री के लिए घटना चक्र फॉलो किया था। घटना चक्र मैंने हिस्ट्री साइंस सब सब्जेक्ट में फॉलो किया था। जी, तो हिस्ट्री के लिए बस इतना ही किया था। और साइंस है जैसे, तो साइंस के लिए मैंने जो घटना चक्र के अलावा लूसेंट का जो साइंस, स्पेशली जो साइंस वाला बुक आता है, जी, जी, तो उसको मैंने बहुत रिवाइज़ किया, उसको ही फ़ॉलो किया बस। इसके अलावा 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़ी थी मैंने। जी। 9th 10th की जो एनसीईआरटी इसके अलावा भी जैसे ज्योग्राफी वगैरह की केवल एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़ी थी? एनसीईआरटी मैंने सबके लिए नहीं पढ़ी थी, बस ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फ़ॉलो किया मैंने 11th और 12th का। और साइंस के लिए मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया। सो मैम थोड़े से हम अगर बात करें तो बीपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम में अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज कितना मायने रखता है? टेस्ट सीरीज का क्या रोल रोल रहता है कि आपने टेस्ट सीरीज लिया था? उसमें भी जैसे 2 तरीके की टेस्ट सीरीज आजकल है, जैसे टेलीग्राम पे कुछ टेस्ट सीरीज पैड करके दिया जा रहा है और कुछ ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेस्ट अगर बात करें कारगर साबित होगी एग्जाम के लिए? ये रूम पर लाकर सॉल्व करने में या फिर ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आप जो भी पढ़ते हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं, जब आप टेस्ट देंगे तो ही आपको पता चलेगा जी, कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब नेगेटिव वाला भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और मुझे लगता है अगर आपके पास सुविधा है तो आप जाके टेस्ट देंगे तो थोड़ा, और भी बच्चे देते हैं तो वहाँ पे एक माहौल रहता है टेस्ट का, तो वहाँ पे ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन दे सकते हैं या फिर घर पे लाके भी बना सकते हैं, पर मुझे लगता है बाहर जाके देना ज़्यादा बेहतर है। जी। और थोड़ा-सा हम जानेंगे मैम टेस्ट सीरीज मतलब देने जब एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, तो मतलब किन चीज़ों में जो गलतियाँ मिस्टेक होती हैं, उनको कैसे अपने आप को सुधारें? और किन बातों का ध्यान करें? और एनालिसिस करते समय क्या-क्या एक्स्ट्रा जैसे आप जो करती हैं, तो थोड़ा वो हुँ, बताइए जैसे लाइक क्या नाम है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको नोट हुँ, डाउन हुँ। करना। उसके अलावा जो आप करती थीं, हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, उनको बताइए। अ, जब आप टेस्ट दे के आते हैं तो सबसे पहले उसको एनालाइज़ कीजिए कि जी, आपने किस टाइप के क्वेश्चंस गलत किए हैं। जी, बिल्कुल। बेसिक क्वेश्चंस अगर गलत किए हैं तो आप बेसिक को फिर जो मतलब फिर उसको आप रिवाइज़ कीजिए। फिर ये भी देखिए कि किस सब्जेक्ट में कितने गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस। जी, तो उस हिसाब से आप कीजिए कि उस सब्जेक्ट को फिर रिवाइज़ कीजिए जिसमें सबसे आपके कम सही हो रहे हैं। इसके अलावा एक ये बात भी ध्यान रखिए कि कितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपका मार्क्स सही आ रहा है। जी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं फिर भी हो जाता है, बहुत बच्चे 130, 35, 40। तो जी, इस ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा जब आप टेस्ट दे के आते हैं। और उसके अलावा मैं क्या करती थी कि ऐसे करके सब सब सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करती थी कि पॉलिटी में कितना सही हुआ, हिस्ट्री में कितना सही हुआ। जी, उसके बाद मैं जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे उसका मैं अलग से नोट्स बनाती थी, जो भी टेस्ट सीरीज में गलत होते थे, ताकि फिर वो मुझे याद रहे। जी, और वो टेस्ट टेस्ट बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि क्वेश्चन सही ढंग से पढ़े। बहुत बार होता है कि दिया रहता है कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा सही नहीं है, और जी, बच्चे जल्दी जल्दी में उसको गलत कर लेते जी, हैं। बिल्कुल मैम। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो आपके फिर मतलब फालतू में एक नंबर चले जी, जाएंगे। हाँ, जी, तो उस पढ़ मतलब सही ढंग से आप पढ़े उसको, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आप टिक कर दे, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़े। अगर इस तरीके की गलती हो रही है तो जैसे प्रीलिम्स में मैं जो भी मिस्टेक्स करती थी मैं अलग से लिख लेती थी कि मैं ये मिस्टेक्स कर रही हूँ। और जब मेन एग्ज़ाम में जाती थी तो मैं पहले एक बार देख लेती थी कि ये मिस्टेक्स है, जी। ताकि मैं उसको फिर रिपीट ना करूँ। जी। बहुत अच्छा आपने बताया मैम। जैसे ये बताइए टेस्ट सीरीज़ क्या नाम है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस बार 69 बीपीएससी से। जी। तो कहीं न कहीं मतलब सोच समझ कर हमें आंसर टच क्वेश्चन को ये टच करना है। तो कितने क्वेश्चन हमें प्रीलिम एग्ज़ाम में हमें करना चाहिए 150 में टोटल अगर बात करें तो? अगर एवरेज बोलूँ तो 130 से 135 करने चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा कम करने से मतलब बहुत कम सही होता है। एक्यूरेसी मोस्टली बच्चों की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो जी, 110 पे भी कर ले। जी, 130-35 आप एवरेज कीजिए तो सही रहता है ये। जी। जीएस 1 के बारे में मैम थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले? जीएस 1 में हिस्ट्री आता है और आईआर आता है और एक डीआई आता है। डीआई। डीआई तो हिस्ट्री में बिहार हिस्ट्री ज़्यादा आता है इसमें। तो बिहार हिस्ट्री के लिए मैंने सीएमई कोचिंग का जो नोट्स था उसको फॉलो किया था। जी, और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है वो भी था साथ में। तो जी, इन दोनों से हो गया था। और जो आईआर है उसके लिए करंट अफेयर्स को मैंने फॉलो किया था और उसके लिए अपने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर से, जो भी जैसे भारत श्रीलंका है,
और जो भी भारत नेपाल है जी, रिलेशंस, जी, इनको जी। अलग से नोट्स बना के रखा था। और जो भी करंट टॉपिक्स आ रहे हैं उसके लिए मैंने विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है मेंस 365 जी। इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसको फॉलो किया था। और डीआई के लिए मैंने डेली प्रैक्टिस की थी, एक एक घंटा टाइमर लगा के, 45 मिनट टाइमर जी। लगा के, इस हिसाब से। जैसे डीआई में कई बार होता है कि अगर एक अंक एक डिजिट गलत होते हैं तो सारा आपका आंसर ही गलत हो जाता है। तो वो डीआई के लिए मतलब कैसे मतलब अपने जो वो सेक्शन है अपनी मजबूती कैसे बनाया जाए मैम? उसके लिए कुछ बुक वगैरह फॉलो किए थे या ओनली पीवाईक्यू ही? पीवाईक्यू फॉलो किया था मैंने। इसके अलावा एडुटेरिया की एक डीआई की बुक आई थी, जी, उससे मैंने क्वेश्चंस डेली 2-2 प्रैक्टिस किए थे। जी, और प्रैक्टिस अगर करेंगे तो एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें भी कई बार जल्दी-जल्दी में गलत जी। हो जाता है, तो बस ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। थोड़ा-सा हम जीएस 2 पर भी जान लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा कैसे इसके लिए प्रिपेयर किया आपने? जीएस 2 में जैसे पॉलिटी आता है तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो की थी मैंने, उसी जी, से प्रीलिम्स और मेंस दोनों हुआ था। और साथ में पॉलिटी का जो करंट टॉपिक आता है उसके लिए विजन की ही पॉलिटी वाली जो मैगजीन आती है जी, मेंस 365, उसको फॉलो किया था। और इसके अलावा उसमें जो भी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। और इकोनॉमिक्स के लिए जो करंट टॉपिक से ज़्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मेंस के, जी, उसको एनालाइज किया, टॉपिक उससे ढूंढे, जैसे गरीबी टॉपिक है, बेरोजगारी टॉपिक है, तो सबसे अपने नोट्स बनाए थे और उसी को फॉलो किया था। जी, बहुत अच्छा मैम। मैम थोड़ा-सा ऐसे पर भी हम जान लेते हैं आपके उसके लिए सजेशन कैसे रहेगा? इस बार से मतलब पहली बार से जी, ऐसे इंक्लूड किया गया था, जी। तो ऐसे के मतलब फ्लो वाइज़ लिखें या पॉइंट वाइज़ किस तरीके से लिखें? और इसी में जो कंटेंट हुँ, मतलब कहाँ से कलेक्ट करें, है ना? कुछ जी। डाटा वगैरह जैसे? अ, ऐसे के लिए जैसे आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में आप उसके थोड़े बहुत नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कुछ कोटेशंस लिख के रख जी, सकते हैं। जी, आप कोटेशंस इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के कुछ कोटेशंस आप सर्च करके रख लीजिए, जैसे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे शिक्षा से रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड, जी, कुछ इस तरीके का आप रखिए, उससे नोट करके उसका नोट्स बना के। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी को देखिए, किस प्रकार से उन्होंने ऐसे लिखे हैं। यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हैं जी, ऐसे के लिए, तो किस हिसाब से लिखा है उन्होंने। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे में। जी। और उसके लिए बस यही है। उस जी, बिल्कुल मैम, थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे मैपिंग का कैसे जैसे बिहार का मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, तो ज्योग्राफी लेवल में मतलब कई सारे क्वेश्चन मैपिंग से ज्योग्राफी पढ़ते समय मतलब हमारे और टच हो जाते हैं क्वेश्चन, तो मैपिंग को किस तरीके से यूज़ करें और इसके लिए कैसे मतलब प्रीलिम्स के लिए जी, मैप। प्रीलिम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हुँ। हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आप अपने रूम में जहाँ भी पढ़ते हैं मैप लगा के रखिए। जी, और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आधा-आधा घंटा डेली मैप को देखिए। जी, और उस पे जो भी है उसको टिक लगा के रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन करके रखिए जी। मैप को। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल मैम जैसे किस तरीके से टिक लगाएँ, क किस टॉपिक से रिलेटेड जैसे? जैसे पूछा जाता है कि जैसे कैस्पियन सी है फॉर एग्जांपल, तो जी, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं जी, सीमा, तो आप उसको रोज़-रोज़ अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा जी, उसके बारे में। जैसे इक्वेटर है वो किस-किस जगह से गुजरता है, जी, अगर आप डेली देखेंगे वहाँ से और उसको टिक करके रखेंगे, जी, अंडरलाइन करके उस कंट्रीज़ का नाम, जी। राज्य का अंडरलाइन करके रखेंगे, तो आपका बार-बार ध्यान जाएगा, जब भी आप देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। जी, बिल्कुल मैम। जैसे जी। और जैसे बुक पढ़ते समय जैसे आपने बताया कि घटना चक्र साइंस के लिए और जी। हिस्ट्री के लिए पढ़ा था। तो जैसे घटना चक्र की बुक में कई बार ऑप्शन रहता है 4 ऑप्शन लेकिन नीचे एनालिसिस भी रहता है। जी। तो उसको कैसे पढ़ें? मतलब ऑप्शन के अलावा उनको भी पढ़ना नेसेसरी होता है। जी। तो घटना चक्र आप सबसे जब आप सब सोर्स फ़ॉलो कर लेते हैं उसके बाद मैंने उसको मतलब फ़ॉलो किया घटना चक्र को, और खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए। जी, और जो-जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे उसके लिए फिर मैंने घटना चक्र से भी नोट्स बनाए थे अपने जी, अलग से। और जो उसका एनालाइज़ दिया होता है उससे भी नोट्स बनाए मैंने, जो मुझे नहीं आ रहे थे, जी। उसको मैंने अलग से नोट्स बना के रखा था और फिर मैं एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ करके जाती थी। मैम कई बार ये स्टूडेंट कमेंट्स पूछते हैं कि टॉपर जो होते हैं, जो इनका सिलेक्शन होता है वो झूठ बोलते हैं कि मैंने जी। कोचिंग नहीं किया। तो उसके क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब विदाउट कोचिंग भी सिलेक्शन हो सकता है? कई विदाउट बार मतलब लोगों का मतलब कमेंट्स रहता है कि जी, टॉपर जो सेलेक्ट हो जाते हैं स्मार्ट बनने के लिए जी। नहीं बताते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैंने कोचिंग नहीं किया। कोचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, और मुझे लगता है कि विदाउट गाइडेंस मतलब पॉसिबल नहीं है। जी, जैसे मैंने भी टीचर्स की गाइडेंस तो ली थी, एसए के लिए हो या जी, फिर किसी हर चीज़ के लिए मैंने गाइडेंस प्रॉपर लिया है। जी, पर ये है कि जैसे क्लासरूम में जाके जो कोचिंग करते हैं 2 साल 3 साल ऐसे, तो उस तरीके से कोचिंग नहीं की है। जी।
और भी कोई जैसे आपका तो सेकंड अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया, लेकिन कई बार जो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 3 बार 4 बार से नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। जी, तो इस एग्जाम में से वजह से धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। तो जी। कई बार डिमोटिवेशन भी माइंड में आती है, तो उनको हम कैसे इग्नोर करें और उस टाइम कैसे धैर्य बनाए रखें, उसके लिए कैसे क्या चीज़ें किया जाए? जब आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो एक तो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, 2 बार में। तो पेशेंस बना के आपको रखना पड़ेगा इसमें, और जो भी अपनी गलतियाँ हैं उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा। और अगर पेशेंस से निरंतर रूप से तैयारी करेंगे तो सक्सेस निश्चित रूप से ही मिलेगा। जी, तो बिल्कुल। परेशान ना हो, मैं यही सजेशन दूँगी कि परेशान ना हो, पेशेंस बना के रखें और अपनी गलतियों पे को एनालाइज़ करें और उस पे ध्यान दें, उस पे वर्क करें। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपकी शेड्यूल कैसे रहता है पढ़ने का? और कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे मतलब ये तैयारी मतलब प्रिपरेशन टाइम में? वैसे जब एग्ज़ाम्स नहीं रहते थे तो डेली बेसिस पे 7-8 घंटे लगभग पढ़ती थी मैं। जी। और लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो कम टाइम रहता था, तो 10 से 12 घंटे का मेरा शेड्यूल रहता था। जी। जी, और भी एक मैडम क्वेश्चन रहेगा, एक जी, स्टूडेंट्स का डाउट था कि मतलब जी, पेन जो है कैसा यूज करें मेंस में और आंसर राइटिंग करते समय। जी। और जैसे बहुत सारे छात्र जो पहली बार इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो हुँ, जैसे प्री देने के बाद लगभग 2 से 3 महीने का टाइम हुँ, मिलता है, तो पहला कदम कैसे तैयारी करें? आंसर राइटिंग करने में डरते हैं हुँ। शुरुआती, आपको भी आई फीलिंग जी, उस जी, टाइम थी? बिल्कुल। तो पेन का तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, जो भी मतलब आप जब लिखते होंगे डेली बेसिस पे तो आपको उसी टाइम पेन तो फाइंड आउट हो जाएगा। जी, तो लेकिन ये आपने कौन सा यूज किया था? मुझे उस पेन का नाम ही याद नहीं है कोई कि बात मैंने नहीं। कौन-सा यूज़ किया था। जी। लेकिन मेरा भी एक पेन था कि मैं वही यूज़ करती थी, मैं उसमें कंफर्टेबल रहती डेली। थी, तो एक फिक्स था वो पेन भी। तो उस टाइप की पेन यूज़ करती थी। और जैसे दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने। जिस दूसरा जी, क्वेश्चन मैंने पूछा है कि कई बार स्टूडेंट जिससे इस बार बहुत सारे नए छात्र जी। अपीयर हुए, प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग करने में डरते हैं, तो जी। उनका पहला कदम तैयारी में कहाँ से मतलब हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट जनरेशन इन द मेंस एग्जाम? तो आप सबसे पहले मतलब मुझे लगता है कि मैंने यूपीएससी टॉपर्स की जो कॉपी थी, मैंने उनको देखा कि वो किस तरीके से लिखते हैं इंट्रो, और किस तरीके से पॉइंट में लिखते हैं। तो उससे मैंने देखा और फिर उससे सीखा, और फिर उस हिसाब से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की कोशिश की। और प्रीलिम्स से पहले ही मतलब मेंस की तैयारी मुझे लगता है जब स्टार्ट करें तो आप मेंस से स्टार्ट करें। जी। और बुक भी अगर पढ़े तो मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स से नहीं। और आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करें, डेली 1-2 आंसर लिखने की कोशिश करें, और जो भी टॉपर्स की कॉपी है उनसे उनको मतलब फॉलो करने की कोशिश करें, देख के लिखें। और जो भी अपने मिस्टेक्स हैं फिर उनको देखें, एनालाइज करें। धीरे-धीरे आंसर राइटिंग बेटर होगा। आप पहले दिन लिखेंगे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा आपका आंसर, लेकिन 2 महीने बाद देखेंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया और हमारे बहुत सारे छात्रों को मार्गदर्शन किया है। एक बार फिर से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार आपको फाइनल लिस्ट में जो 17 बीपीएससी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिल जाए। और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं थैंक यू। यहाँ पे बोल सकूँ। थैंक यू सो थैंक मच मैम। सो फ्रेंड्स, मैम ने सारी चीज़ें प्री और मेंस एक-एक करके सारी जो जानकारी है, एक डीआई हो चाहे मेंस, मेंस और राइटिंग, सभी छोटी-छोटी बातों को भी आपको सजेशन किया गया, अच्छा मार्गदर्शन किया। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली अगली वीडियो में हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।